को चीज़ें बाद में प्रॉपर तरीके से मिल जाएं। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है, आई थिंक सो, यस। सो लेट मी शेयर माय पीपीटी विंडो, स्लाइड शो। अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म करें कि मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है, मेरी पीपीटी स्क्रीन। ओके, पीपीटी स्क्रीन सबको शो हो रही है। सो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूँगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कंफर्म करना चाहूँगा अपने इसको स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप सब में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट में मुझसे पूछ सकता है, और अगर किसी को वन ऑन वन टॉक भी करना है सो वो मुझसे हैंड रेस करके मुझसे क्वेश्चंस कर सकता है बाद में। ठीक है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को पास करने का जो हमारा तरीका है, हम उस चीज़ को सबसे पहले समझेंगे, और मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अब आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लूँगा कि कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरीके से अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है और सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। लेट्स से आपके पास है एक चैलेंज फेज, और चैलेंज फेज के अंदर आपके पास होते हैं टोटल 2 फेजेस, जिसके अंदर फेज 1 में आपको 8% का टारगेट पूरा करना पड़ता है, और फेज 2 में आपको 5% का टारगेट पूरा करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेड करने को। देखो, आप लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं। ठीक है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आई हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, मुझे उस प्रोसेस से गुजरना है, मुझे अपने प्लान को फॉलो करना है। देखो, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आई एम हैप्पी विद इट, मैं इसके साथ हैप्पी हूँ अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन मेरा मैं इस चीज़ से ज़्यादा हैप्पी होऊंगा कि यार मैंने अपना प्लान फॉलो किया, मुझे ट्रेड रिस्क इस तरीके से मैनेज करना था, और मैंने कंप्लीटली अपने रिस्क को मैनेज किया प्रॉपर तरीके से। मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं उससे हट के अपने डिसीजंस नहीं लिए, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव से हट के कोई फैसला नहीं किया। ठीक है। तो हमारा जो चैलेंज फेज में अकाउंट, जो हमारा वो होता है ना, रूल होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको पास करना है, और उसको पास करना है कैसे, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए पास करना है हमें। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव टू पास फंडेड अकाउंट। ठीक है। अच्छा, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हम, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू विन 2 ट्रेड्स इन अ रॉ टू पास द फंडेड अकाउंट। हमें 2 ट्रेड्स इन अ रॉ फंडेड अकाउंट को पास करना है। इन अ रॉ का मतलब है कि बैक टू बैक 2 ट्रेड हमारे अगर टीपी लग जाते हैं, सो वी पास्ड आवर फंडेड अकाउंट। अब इसके लिए क्या आप 2 ट्रेड एक अच्छा ही नहीं ले सकते हो कि यार हम वेट करके हफ्ते में 1 ट्रेड लें जिस दिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारा बने। मॉडल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ क्वांटम मेंबर के साथ कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, बायस लेना है, आवरली में मार्केट मेकर मॉडल देखना है, और 5 मिनट में आपका मॉडल क्या होगा, ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ कल वाले लाइव सेशन में क्वांटम मेंबर्स को। ठीक है। तो क्या आप उस मॉडल को लेकर आप इस चीज़ को नहीं देख सकते कि यार हम क्या हफ्ते में 1 ट्रेड भी लें तो क्या हम पास नहीं कर सकते अपना फंडेड अकाउंट। ओके, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 ट्रेड्स चाहिए इन रॉ फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। उसकी रिस्क मैनेजमेंट मैं अभी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट है कि 2 से 3% हम फर्स्ट ट्रेड में बनाएं, देन वी मे रिस्क इजली 2%। देखो, जो ट्रेड करते हो ना आपका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप फंडेड अकाउंट ट्रेडर हो, चाहे आप पर्सनल अकाउंट ट्रेडर हो, इन दोनों के लिए मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि आपको इनिशियल कैपिटल बचाना है। इनिशियल कैपिटल को रिस्क लेना ही नहीं है। आपने जो रिस्क लेना है वो फंडेड अकाउंट में या रिस्क पर्सनल अकाउंट में। आपको जो रिस्क लेना है वो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लेना है, जिसको आप लॉस भी कर दो तो आपको किसी बात का गम ना हो कि यार ये बहुत मेहनत से हमने कमाए थे। ठीक है। तो आपको जो ट्रेड करना है, जो आपको रिस्क लेना है, बड़ा रिस्क जब भी आपको लेना है तो आपको अपने प्रॉफिट्स पे लेना है, ना कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को जो आपने अपने मार्केट के अंदर रखा हुआ है, या जिस पैसे से जो आपका इनिशियल कैपिटल है। ठीक है, इनिशियल बैलेंस है। लेट्स से
कि आपके पास $100 है, तो $100 में आप पूरे $100 का रिस्क नहीं लोगे। आपको ये कोशिश करना है कि पहले आप उसमें से $20 बना लो, और $20 बनाने के बाद आप उस $20 को रिस्क लेके आगे प्ले करते जाओ। जब आप रॉस भी करो तो इतना आपको गम ना हो, क्योंकि जब आपका इनिशियल कैपिटल जाता है तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। देखो, अगर आपके प्रॉफिट में से लॉस हो गया ना, तो आपके माइंड में क्या होगा, यहाँ थोड़ी साइकोलॉजी की मैं बात करूंगा कि जब आपका प्रॉफिट में से लॉस होता है तो इतनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती। आपने बोला कि यार चलो मेहनत से कमाए हुए थे जो, वो तो है ना, कम से कम जो हमने दिन रात एक करके बनाया था वो तो हमारे पास है, तो हम प्रॉफिट को हमने लॉस किया, हम दोबारा प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन जब आप $100 ही है आपके पास, आप $100 से $80 से आओगे, डॉलर पे आते हो, तो आप एक पैनिक क्रिएट करते हो। किस तरीके का पैनिक क्रिएट करते हो, अब बोलते हो कि भाई हमारा जो ये अमाउंट था ना, ये जो है वो तो चले गया, अब हमें कम से कम ब्रेक इवन पे आना है। उस चक्कर में आप लॉस 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 कर बैठते हो। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको इनिशियल कैपिटल बचाना है। कोशिश करना है कि पहले ट्रेड में एक दो ट्रेड में एक थोड़ा सा प्रॉफिट कर लो, जिसका रिस्क लेकर आप अपने कैपिटल को कंपाउंड कर पाओ। ठीक है, हमारा जो पहली ट्रेड में टारगेट होगा ना, फंडेड अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3% फर्स्ट ट्रेड में बनाना। ठीक है, हमारा जो फंडेड अकाउंट में टारगेट होगा वो 2 से 3% पर ट्रेड में आपको बनाना है। ठीक है, और इसके अलावा 2 से 3% बनाने के बाद आप आराम से 2% का रिस्क ले सकते हो जब आपके पास 2% का प्रॉफिट हो। क्यों, अगर लॉस हो गया तो आपको इस बात का गम नहीं होगा कि हम इनिशियल कैपिटल से नीचे आ गए, जो कि आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो इसके लिए आपको पेशेंस लाना पड़ेगा, सब्र लाना पड़ेगा कि जिस दिन आपका मॉडल क्रिएट हो, जो मैंने अभी प्रीवियस सेशन में बताया, उसी दिन आप ट्रेड लो, अदरवाइज आप ट्रेड ना लो। ठीक है, क्योंकि आपको 2 ट्रेड्स चाहिए। अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो हमारा फेज़ 1 का ऑब्जेक्टिव आ गया, भाई हमें पहला अकाउंट मिल गया, फेज़ 1 हमें मिल गया। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू विन 2 ट्रेड्स इन अ रो। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम 2 ट्रेड्स को पास करें और उसके बाद हम फंडेड हो जाएं या सेकंड फेज पर चले जाएं। या मोहम्मद राहिल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आई एम फाइन। या मैं कोई मसला नहीं है ब्रो, कोई मसला नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो मॉडल होगा ना उसमें पहले मैं मॉडल बताऊंगा और देन हम उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। कोई मसला नहीं है। मॉडल के अंदर यह है कि हम देखो, अच्छा मैं जो अभी वाले भी मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैं एक बेसिक सा डिफाइन करता हूँ यहाँ पर कि बेसिकली हमें उस मॉडल के अंदर क्या चीज़ें करनी हैं। देखो, सबसे पहले आपने डेली टाइम फ्रेम पे आना है, अपना बायस लेना इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसके थ्रू। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है ही नहीं। इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज या एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल रेंज जो भी है, अब आपको बायस पता चल गया कि हमारा बायस है बुलिश या बेयरिश। 1 आवर पे आकर उसके अगेंस्ट में आपको देखना है कि आपका स्टॉप हंट हुआ या नहीं हुआ, टाइम को अलाइन करके कि यार मार्केट ओपनिंग का टाइम है और उस टाइम में आपका स्टॉप हंट हो गया। और उसके बाद आपने 5 मिनट पे आके अपना यूनिकॉर्न मॉडल देखना है अपने टाइम को अलाइन करते हुए, और आपके बायस के अकॉर्डिंग अगर आपका ब्रेकर और उसके अंदर एफईजी बनता है देन यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड, अदरवाइज नॉट। और उसके अलावा आपको लो प्रोबेबिलिटी डेज, जो कि ऑलरेडी मैं अपने ग्रुप के अंदर बता चुका हूँ कि लो प्रोबेबिलिटी डेज में आपको एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। आपका मॉडल बन गया, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। देखो, कल मैं इन क्वांटम वालों के साथ बैठा हुआ था तो मैंने उनके सामने एक ट्रेड दिया। ठीक है, ट्रेड की टीपी भी हुई, लेकिन मैंने क्या बात कहा कि देखो, मैंने अपना सी ट्रेडर दिखाया और मैंने एक बात की कि देखो आप, कि ये चीज़ें शेयर नहीं हो सकती। एक मिनट, हाँ यहाँ पर, हाँ अच्छा, ये जो एडमिन के नाम से अकाउंट है, कैन यू टेल मी हु इज दिस पर्सन एडमिन? मुझे आप अपनी वॉइस के थ्रू बता सकते हो और मैसेज में भी बता सकते हो अपना नाम। हेलो, काइंडली जल्दी बताना है। I hello. जया। I speak English. The Yeet Oh, account. okay. I can understand who you are. Thank you so much, PMBV. I think so. You have account named PMBV. Okay. So I'm talking about basically how to pass funded accounts and a risk management plan. We'll share a session with you in one-on-one as well if you have any problems, because over here we have the guys who knows the Hindi and Urdu.
ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं फेज 1। अब देखो मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि मॉडल मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। नाउ अंडरस्टैंड, हमारे पास फेज़ 1 में हमें 8% का टारगेट पूरा करना है, ठीक है, और हमारे पास 2 ट्रेड्स हमें चाहिए अपने फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। नाउ व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा बैलेंस क्या हो, हमारा रिस्क क्या हो, हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, तो हमारा क्लोजिंग परसेंटेज क्या होगा, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट्स से आप इस वक्त हो ब्रेक इवन पे और आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस वक्त है 100K का अकाउंट, ठीक है। आप ये समझो कि आपके पास इस वक्त है 100K का अकाउंट। अब आप 100K के अकाउंट के ऊपर कितना रिस्क लेता हो? हाउ मच यू रिस्क एट ब्रेक इवन? यू विल रिस्क 1% ओनली। आप सिर्फ और सिर्फ 1% का रिस्क लोगे एंड यू विल टारगेट 2RR। आप 2RR का टारगेट करोगे, ठीक है, 2RR टारगेट करोगे। अब 1% का आपने रिस्क लिया, 2RR टारगेट किया और आपका टीपी हिट हो गया। सो यू शुड नो कि आप 2RR को कंप्लीट करने के बाद कितने परसेंट अप हो गए। यू विल अप 2%। अगर आप ब्रेक इवन पे हो, इफ यू आर एट ब्रेक इवन एंड यू रिस्क 1% एंड योर प्रॉफिट टारगेट इज 2RR, यू विल अप 2% अप, ओके। बट अगर इसके अलावा अगर आप ब्रेक इवन पे हो और ब्रेक इवन के बाद आप 2% अप हो जाते हो, 2% अप होने के बाद आपका अकाउंट जो बैलेंस हो जाएगा, 2% अप होने के बाद आपका अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा? देखो 100K के अकाउंट के ऊपर आपका जो 1% होता है वो होता है 1000। तो आप अगर प्रॉफिट हिट करते हो तो आपके बन गए 2000, ठीक है, 2RR के 2000। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास जो 2% होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का होता है? 2% प्रॉफिट का। अब अगर आप इस चीज़ को लॉस भी कर दो ना तो आपको ये गम नहीं होगा कम से कम कि हमें दोबारा से ब्रेक इवन पे आना है जैसे तैसे करके। उसके चक्कर में आप लो प्रोबेबिलिटी डे में भी ट्रेड करोगे। यू विल ट्रेड ऑन लो प्रोबेबिलिटी डेज लाइक डे बिफोर NFP, लाइक मंडेज, लाइक व्हेन बैंक हॉलीडे ओवर देयर, यू विल ट्रेड फोर्सफुली द मार्केट, ठीक है। आप मार्केट को फोर्सफुली ट्रेड करोगे, सो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब आप अगर इस चीज़ को लॉस भी कर दोगे ना, ये जो आपने यहाँ बनाया है, तो आपके पास एटलीस्ट एक चीज़ होगी आपके दिल में। आपकी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रहेगी? आपकी साइकोलॉजी ऐसे मेंटेन रहेगी कि हमारे पास यार 2RR था, जो 2% था, चलो प्रॉफिट में से गया, हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप उससे नीचे जाते हो तो वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी क्या बोलती है? यार बस जैसे भी करके ना हमें 2% को पूरा करना है, हमें 2% से ऊपर आना है। यहाँ पर आपका काम हो जाता है ख़राब, ठीक है। इस वजह से हम साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए कम ट्रेड करें भले, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करें, ठीक है। 2% अप हुए आप, अब आप रिस्क लोगे 2% का एंड यू विल टारगेट 3RR ओनली, ठीक है। 2% का रिस्क लोगे, 3RR टारगेट करोगे तो आपका बन जाएंगे 6%, और 6 + 2 आपका होगा 2 + 6 = 8। पहले ट्रेड में आपने 2 बनाया और दूसरे ट्रेड में आपने 6% बनाया, जो कि आपका 8 हो गया। अच्छा, ये वाले रिस्क मैनेजमेंट कभी भी फंडेड अकाउंट में आपको फॉलो नहीं करना। फंडेड अकाउंट के बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद अब सिनेरियो ये है कि ज़रूरी तो नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी तो नहीं है कि यार हम 2 ट्रेड इन अ रॉ पहली दफ़े में ही कर लें पूरा, ठीक है, आपका क्वेश्चन वैलिड है। बट अब इसके लिए हम क्या करें कि हम भाई ब्रेक इवन से नीचे आ गए, ठीक है। इफ़ योर बैलेंस इज बेलो ब्रेक इवन, अगर आप ब्रेक इवन से नीचे हो, इफ़ यू आर बेलो देन ब्रेक इवन, यू शुड रिस्क 1%। अगेन 1% का रिस्क, आपको 1% का रिस्क लेना है और आपको 2RR टारगेट करना है, और उस वक्त तक ये काम करते रहना है आपको जब तक आप ब्रेक इवन पे ना आ जाओ, ठीक है। लेकिन आपके पास था 100K का अकाउंट और आपने 1% का रिस्क लिया, $1000 का रिस्क लिया और आप दोबारा लॉस कर गए, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब क्या, ठीक है, अब आप आओगे दूसरे ट्रेड में, दोबारा आप क्या करोगे? 1% का रिस्क लोगे, 2RR टारगेट करोगे, दोबारा आपका एसएल हो गया। इसका मतलब ये है कि आप 2% के ड्रॉ डाउन में आ गए या बिलो देन 2% ड्रॉ डाउन में आ गए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार बस जल्दी से हमें क्या करना, ब्रेक इवन पे जाना है, तो अब वो 1% की जगह पर 2% का रिस्क लेते हैं ताकि वो जल्दी से ब्रेक इवन पे आ जाए। मैंने बताया था आपकी साइकोलॉजी यहाँ ख़राब होती है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए जो कि इस चीज़ से एग्री करेंगे मेरी बात को, कि अगर वो नीचे आते हैं तो वो अपना रिस्क बढ़ाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ऊपर की तरफ आ जाए। वो अपना रिस्क बढ़ाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ऊपर की तरफ आ जाए,
ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें अपना रिस्क बढ़ाना नहीं है, हमें अपना रिस्क कम करना है। ठीक है, हमें अपना रिस्क कम करना है। हम 1% से 0.5% पे आ जाएंगे। ठीक है, वैन यू बेलो द ब्रेक इवन, आप 0.5% पे आ जाओगे। ठीक है, और उस वक्त तक आपको 0.5% को ट्रेड करना है 2RR का टारगेट करते हुए, जब तक कि आप 2% पे ना आ जाओ दोबारा। ठीक है, और जैसे ही आप 2% के ड्रॉ डाउन में आ गए, मिसाल के तौर पे आप यहाँ हो 100K पे दोबारा आ गए। ठीक है, आपने 1% का रिस्क लिया, 2RR बनाया, और आप फिर भी 2 दफ़ा लॉस कर गए, जिसमें आपका $2000 लॉस हो गया, मतलब 2% लॉस हो गया। ठीक है, अब आप हो $2000 के लॉस में। अब आप क्या करोगे, 1000 की जगह पर $500 का रिस्क लोगे, $500 का रिस्क लोगे आप, और टारगेट करोगे 2RR ओनली $1000। अब मिसाल के तौर पे आप जो 2% से नीचे हो, आपने दोबारा ट्रेड किया, आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या करोगे, अपने रिस्क को दोबारा बढ़ा लोगे 1% से ट्रेड करोगे, जब तक कि आप ब्रेक इवन पे नहीं आ जाते। ठीक है, उसके बाद आप अगेन इस सिस्टम को फॉलो करोगे। आई होप सो आप सबको समझ आओगे कि जब आप 2% के ड्रॉ डाउन से नीचे हो, इस चीज़ को फॉलो करोगे, और जैसे ही 2% के ड्रॉ डाउन में आ गए, आप दोबारा से इस चीज़ को फॉलो करोगे जब तक आप ब्रेक इवन पे नहीं आते। ना बात करते हैं हम फेज़ 2 की। फेज़ 2 में किस तरीके से आपका टारगेट पूरा होगा। इसमें भी हमें 2 ट्रेड चाहिए, लेकिन पहले में हमने ज़्यादा रिस्क लिया था, इसमें हम कम रिस्क लेके 2 ट्रेड में अकाउंट को पास करेंगे। सही है, बैलेंस हमारा होगा, रिस्क होगा, प्रॉफिट टारगेट क्या होगी और क्लोजिंग परसेंटेज क्या होगी, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर एट ब्रेक इवन, सो हाउ मच वी विल रिस्क, वी विल रिस्क 1% एंड 2RR, जैसे आपने फर्स्ट फेज में किया था और आपका टीपी हिट हो गया, ये विल अप 2%। ठीक है, अब 2% अप हो तो आप इस चीज़ का पूरा रिस्क ले सकते हो। 2% का अगर लॉस हो गया तो दोबारा से 1% पे आ जाओगे आप। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रिस्क को अगेन 1% का लेना है। अगर आप 2% अप हो तो आप अगेन 1% का रिस्क लोगे, आपका अभी भी 1% बच जाएगा फिर। ठीक है, और आप सिंपल टारगेट करोगे 3RR। यहाँ पर आपके पास 2 सिनेरियो मैं दूंगा आपको। वो 2 सिनेरियो आपके क्या होंगे वो मैं आपको अगर बता दूं। देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें, 1% का रिस्क लिया आपने। ठीक है, 1% का रिस्क लिया, 2RR बनाया। अब आप हो 2% अब आपके पास 2 चांसेस हैं, या तो आप पूरे 2% का रिस्क लो और आप 2RR बनाओ। ठीक है, इस तरीके से 2RR बनाओ। ठीक है, या तो फिर 2.5RR करो, जो भी आपको करना है। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल सिनेरियो इस वक्त ये है कि मैं 1% का रिस्क लूँ। रिस्क हमेशा कम, रिस्क को बढ़ाना नहीं है, रिस्क हमेशा आपका कम होना चाहिए। तो रिस्क मैंने लिया अपने 1% का, और 1% का रिस्क लेने के बाद मैंने 3RR को टारगेट किया, और 3RR टारगेट करने के बाद अब मैं आ चुका हूं अब 3%, एंड 3 + 2 = 5। आपके 2 ट्रेड में अकाउंट पास। जब भी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कम ट्रेड करो। ठीक है, 1 हफ्ते में भी पास कर सकते हो और एक महीना भी लग सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ। ट्रेड ना मिले आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे हफ्ते मैंने अपना आपको हिस्ट्री भी दिखा दी, मैंने अपना सी ट्रेडर भी आपको दिखा दिया कि मैंने जस्ट 1 ट्रेड किया। एनएफपी वीक में वेंसडे से फ्राइडे, जब तक के फ्राइडे के दिन जब तक एनएफपी रिलीज़ ना हो जाए। एनएफपी 5:30 बजे रिलीज़ होती है। और एक इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं पता वो भी मैं दे दूँ, एनएफपी हमेशा हर महीने के पहले हफ्ते में जुम्मे के दिन होती है, फ्राइडे के दिन होती है। एनएफपी हर हफ्ते, हर महीने, किसी भी महीने के पहले दिन, हर महीने के पहले हफ्ते जुम्मे के दिन होती है। ठीक है, एनएफपी। ये चीज़ आपको अगर इन्फॉर्मेशन ना हो किसी को तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ब्रेक इवन से नीचे हो तो पुराना वाला रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, 1% का रिस्क, 2RR, जब तक कि आप ब्रेक इवन पे हो। और अगर आप 2% से नीचे आ जाते हो तो अगेन वही वाला रिस्क, सब कुछ सेम रहेगा आपका। 0.5 का रिस्क लोगे, 2RR टारगेट करोगे, और जब तक कि आप 2% पे ना आ जाओ। जो चेंजेस आई हैं वो कहाँ पर आई हैं, वो आई हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। रिस्क वहां पर जहां 8% आपको करना है, वहां पर आपको रिस्क लेना है 2RR फॉर 8%, और जहां पर आपको 5% करना है वहां 1% का रिस्क लेके 3RR। सिर्फ ये चेंज है बस, बाकी पूरा सिस्टम आपका, ये जो पूरा सिस्टम है ये सेम रहेगा आपका, ये पूरा सिस्टम सेम रहेगा। आई होप एवरीबडी गेट्स माय पॉइंट, कि मेरा पॉइंट क्या है, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए ना कि यार
इतने कम ट्रेड में हम अपना अकाउंट पास कर सकते हैं। और हमें इसके साथ साथ सिर्फ एक चीज़ है जो कि पेशेंस। ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंस हो और अगर हम पेशेंस को अपने पास रखें, सो हम अपने ट्रेड को आराम से ट्रेड के ज़रिए अपने अकाउंट्स को पास कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे, अगर इस आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछूंगा कि यार अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पहले क्लियर करें, देन हम आगे चीज़ों की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर एग्जांपल भी दूंगा। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। और अगर यहाँ तक चीज़ें आ गई हैं, क्लियर है, तो वो मुझे ये भी लिख सकता है कि भाई क्लियर है, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, आपसे कुछ डिस्कशन करूँ अपने उसके बारे में, फंडेड अकाउंट के बारे में, कि आप किस तरीके से फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करोगे। देन हम मूव ऑन करें फर्दर अपने मार्केट की तरफ। जिसको जिसको क्लियर हो चुका है एटलीस्ट वो मुझे ये बता दे, मुझे ये पता चल जाए कि सारे लोग यहाँ पर हैं, सबको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आई होप सो मज़ा भी आया होगा अब तक जो रिस्क मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया है, और इतने क्लियर तरीके से। मैसेज में मुझे लिखकर यहाँ पर बता दें, इन कॉल मैसेजेस में, गूगल मीट में, कि एवरीथिंग इज़ क्लियर और नॉट। इफ़ एनीबडी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो हम अपने एनालिसिस की तरफ जाएंगे, बिकॉज टुमारो वी हैव एनएफपी। सो हमें कुछ एनालिसिस एटलीस्ट डॉलर इंडेक्स का पता होना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है। बेसिकली डॉलर इंडेक्स हमारे डाउनवर्ड्स की तरफ इस वक्त मूव कर रहा है। नैस्डैक भी हमारा ऑल टाइम हाई कल के दिन लगा चुका है। नैस्डैक, S&P 500 भी मे बी पॉसिबल शायद इसने भी लगा दिया है, क्योंकि मैं मार्केट नहीं देख रहा। अब रीज़न ये है कि भाई मैं अगर बैठता हूँ मार्केट में, तो हो सकता है, देखो हम भी इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हमें दिल करे यार बहुत अच्छा सेटअप है, ले लेना चाहिए। दैट्स वाई कि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, अपने सी ट्रेडर या अपने MT5 को खोलता ही नहीं। ठीक है, तो ये सिनेरियो अपने सामने रखता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट भी आप सबको बता दी कि किस तरीके से रखना है। अच्छा, इसके अंदर ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि हमें फंडेड अकाउंट को मैनेज किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें भी हम आगे की तरफ देखेंगे। कम से कम पहला फेज़ आपका पास तो हो, दूसरा तो पास हो, देन हम फंडेड पे भी बात करेंगे। मुझे सर्टिफिकेट्स चाहिए अपने ग्रुप में कि यार पास किया है सबने हमारे चीज़ों को लेकर फॉलो करके। क्योंकि देखो, आपने पूरे मंथ का ना हमारा रिजल्ट देखा ग्रुप के अंदर हमारे, कि पूरे मंथ में जो मैंने सेटअप दिया उसमें उसका पूरा डाटा मैंने आपको शो किया कि पूरे मंथ का डाटा क्या था। एक मिनट, उस पूरे मंथ के डेटा को मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और आप सबको पता है कि हमारे पूरे मंथ में एक SL लगा था US ऑयल के ऊपर, जो आप सारी ही हमारे प्राइवेट वाले हो इस वक्त यहाँ पर मौजूद। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि यार अब मार्केट का क्या सिनेरियो है, डॉलर इंडेक्स के ऊपर आएंगे। और अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, सर जब लाइव अकाउंट मिल जाए तो देन हम लाइव अकाउंट पर भी क्या 1% का रिस्क लिया करेंगे? देखो, मैं तो नहीं लेता 1% का रिस्क अगर मेरे पास लाइव अकाउंट है तो मैं रिस्क जो लूँगा, आई विल रिस्क ओनली 0.5% पर अकाउंट, एंड आई विल मेक ओनली 1%। मैं सिर्फ और सिर्फ 1% बनाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे भाई मैं नॉर्मली ट्रेड करूंगा, 20K का अकाउंट ट्रेड करता हूँ, 50K का अकाउंट ट्रेड करता हूँ, और 100K का अकाउंट ट्रेड करता हूँ। 20K के अकाउंट के ऊपर मेरा 1% बनता है $200। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बनाने में बहुत मुश्किल होती है उनको। तो 20K के अकाउंट पे अगर मैं 1% बनाता हूँ, देखो मैं 3 अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने अपने 20K के अकाउंट के ऊपर 2% बनाया। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी एक बात बताऊं कि हमारे पास नॉर्मली 14 डेज़ का पे आउट है। एग्जांपल, सारे अकाउंट जो भी हम ट्रेड करें 14 डेज़ का पे आउट है, और हम 14 डेज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर अकाउंट एक 14 दिन के अंदर, हम अभी यहाँ पर महीने की भी बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, आदि हाउ टू स्टॉप गैम्बलिंग बताता हूँ। अब सपोज करते हैं मेरे पास है एक 20K का अकाउंट, एक 50K का अकाउंट, एक 100K का अकाउंट, और मैंने आपको बोला हर एक अकाउंट पे आपको 1% से ज़्यादा नहीं बनाना अगर आप लाइव हो। ठीक है, अब मुझे एग्जांपल दो, मेरे पास एक 20K का अकाउंट, ठीक है, मैं 3 अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लो कि आप कितना बनाओगे। अब मैं 20K का अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने उसके ऊपर 0.5 का रिस्क लिया और 1% बनाया, तो मेरे बन गए टोटल 1% 20K के अकाउंट के ऊपर $200। ठीक है, और उसके बाद $200 के बाद मैं प्लस करता हूं अपना 50K का अकाउंट। 50K के अकाउंट के ऊपर मैंने 1% बनाया, जो कि बनते हैं हमारे $500। ठीक है, ये मैं 14 दिन के अंदर हर एक अकाउंट पे बस 1% बना के हट जा रहा हूँ। ठीक है,
मैंने 100K पे ट्रेड किया, 100K के ऊपर मैंने बनाया 1%, मेरे बन गए $1000। क्या 14 दिन में अगर आपके पास इस तरीके से 1700 कि 14 दिन में अगर आपके पास $1700 आ रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करो हाउ मच रेवेन्यू यू कैन जनरेट इन अ ईयर। एक साल में आप किस तरीके से अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप 1% पर अकाउंट बना रहे हो भाई, सिंपल सी चीज़ है, पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने जो अकाउंट बाय किया है, आप बहुत सारी फर्म्स क्या करती हैं, रिफंड कर देती हैं आपका जो भी बाइंग का वो होता है, आपका जो भी अमाउंट होता है वो बहुत सारी फर्म्स रिफंड करती हैं। अब आपको सपोज डैट कि कंपनी ने आपको रिफंड कर दिया, अब रिफंड करने के बाद आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई उस रिफंड से आप थोड़ा जो आपका पे आउट आया उस रिफंड में थोड़ा सा मिलाओ, एक बड़ा अकाउंट ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये तो फाइनेंस के ऊपर हम बात करें, फाइनेंस के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे किस तरीके से आपको फाइनेंस को मैनेज करना है, ठीक है। हमने ग्रुप देखो, पहली बार जो मैंने वो ग्रुप चला रहा हूँ और मैं वो ग्रुप बनाया, मेरा मकसद सिग्नल देना है ही नहीं, मुझे ये बताना है कि यार ट्रेड करते किस तरीके से, और हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन यूथ को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको बताया जाता है। हमारे यहाँ पर जो लोग आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर डेली के कितने सिग्नल्स देंगे आप? You are there in any private group to make money from signals? No. ये इंटेंशन होना ही नहीं चाहिए आपका कि आप सिग्नल से पैसे बनाने के लिए आओ। कब तक? आज मैं हूँ, आज मैं सिग्नल्स दे रहा हूँ, कल मैं ना दूँ, ठीक है, कहाँ जाओगे? आपको कम से कम ये पता होगा ना यार, मैं कौन सा मॉडल फॉलो करता हूँ, मैं कौन सा ट्रेड करता हूँ, कम से कम उस चीज़ को ट्रेड तो करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपको ये चीज़ देखना है कि यार एक्चुअली ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। नो कम्युनिटी मेंबर्स, नो कम्युनिटी ऑनर शेल अरेंज सेशन लाइक दिस, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है ही नहीं कि भाई मैं सिग्नल्स दूं रोज़ाना की बुनियाद पे। पहला क्वेश्चन ही लोगों का ये होता है, कितने सर डेली के सिग्नल देते हैं? यार जो बंदा ये बताता है कि मैं डेली के 10 सिग्नल देता हूँ, डेली के 5 सिग्नल देता हूँ, क्या उसको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 5 दफ़ा दिन में मार्केट इस मॉडल को बनाएगी? मेरा जो मॉडल है ट्रेड करने का, एक्चुअली उसका मॉडल ही नहीं होता। आज मैं एक ग्रुप के अंदर था, वहाँ पर मैंने एक वहाँ के ऑनर का एक मैसेज देखा, ही सेड कि मेरा बायस तो बुलिश था, मैंने आज दिन में 3 दफ़ा अपना जो है बायस चेंज किया है। भाई जो बंदा बायस एक दिन में 3 दफ़ा चेंज कर रहा है, वो अपना मॉडल कैसे फॉलो कर सकता है? वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को या अपने ट्रेडिंग प्लान को किस तरीके से फॉलो कर सकता है? बायस लेने के बाद बायस चेंज नहीं होता जब तक कि आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। एक इनवैलिडेशन पॉइंट है, आपकी मार्केट उसे इनवैलिड कर दिया, आपका बायस था बुलिश, देन आपका बेयरिश हो गया। एक दिन में 3 दफ़ा डेली का बायस कैसे बेयरिश हो सकता है? बुलिश टू बेयरिश, बुलिश और या बेयरिश से बुलिश, ये सिनेरियो मुझे समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स दे रहे होते हैं, उनमें मेंबर्स का क्वेश्चन होता है, सर आप डेली के कितने सिग्नल्स देते हैं? तो ये क्वेश्चंस एक इलॉजिकल क्वेश्चन है, और अगर कोई बंदा जवाब भी देता है ना इसका कि यार मैं 5 सिग्नल देता हूँ, 10 सिग्नल देता हूँ, सो वो कोई एक इंटेंशन नहीं होती प्रॉपर कि यार आपको पता है कि मार्केट रोजाना की बुनियाद पे ये बनाएगी। मैंने आपको बताया कि मार्केट में जब ये हो जाए, ये हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सेशन एक ट्रेड किया जाता है, 10 सेशन ट्रेड नहीं किया जाता। कल की सेशन में बताया कि इसके क्या नुकसान आते हैं, अगर आप सारे सेशन को ट्रेड करोगे तो उसके क्या नुकसान आते हैं सबसे बड़े। और जो भी बंदा ये कहता है कि आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, एक्चुअली ही इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। 99% 1% होते होंगे, 99% उसमें से प्रॉफिटेबल नहीं होते। रीज़न क्या है कि वो फुल टाइम ट्रेड करते हैं, वो लंदन भी ट्रेड कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क भी ट्रेड कर रहे हैं, वो एशियन भी ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में बना रहे तो लंदन में लॉस, लंदन में बना रहे तो एशिया में लॉस, और अगर एशिया में बना रहे तो न्यूयॉर्क में जाकर लॉस, न्यूयॉर्क एएम में बना रहे तो न्यूयॉर्क पीएम में लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि यार मुझे इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। फंडेड अकाउंट को आपको किस तरीके से पास करने के बाद ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताऊंगा जब आप पास हो जाओगे। देन इसके अलावा हम थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे। मार्केट कोई प्रॉपर नहीं चल रही, अगर आप देखो तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास मार्केट में है इनसाइड बार कैंडल। जो डॉलर इंडेक्स का जो हमारा चार्ट है वो है इनसाइड बार, इनसाइड है ना। जब तक के मार्केट ये ना ले ले, जब तक ये ना ले ले, तो हम किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। कल मार्केट में है एनएफपी, ठीक है। एनएफपी में जो मुझे इस वक्त पॉसिबल सिनेरियो लगता है वो क्या लगता है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट आपकी क्या करती है। मार्केट यहाँ पर अगर ये चीज़ मैं दिखाऊं तो एक ब्रेकर है यहाँ पर हमारे पास मौजूद, ये हमारा स्टॉप हंड है, और ये हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द लेग डाउन, ठीक है। ये हमारा ब्रेकर, और इधर ही हमारी एक लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे लो मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी,
थ्योरेटिकल बात तो बहुत ज़्यादा कर ली, और आई थिंक सो आप सबको समझ आएगा। थोड़ा सा मार्केट को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाई मौजूद है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन के तौर पे मेरे काम कर रहा है, ठीक है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। मैं ये चाहता हूँ कि एनएफपी में मार्केट क्या करे कल, एनएफपी के दौरान या उससे पहले अगर मार्केट इसको ले लेती है तो मे भी पॉसिबल मार्केट स्टॉप इसको लेने के बाद मार्केट ऊपर के तरफ जाएगी। ऊपर जो हमारे पास लो रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं इतने सारे, इस चीज़ को लेने, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इस चीज़ को लेने मार्केट यहाँ से जा सकती है। यहाँ पर हमारे पास ब्रेकर है, और ब्रेकर का सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। और हम अपने नैस्डैक वगैरह को देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर थी हमारी। कल मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। आज पूरे दिन की कैंडल अगर आप देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, पूरे दिन में कितनी बड़ी कैंडल बनी। मैंने पहले बता दिया था डे बिफोर एनएफपी। अगर आपको याद ना हो तो मैं अगेन यहाँ पर ग्रुप को ओपन करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर आपको याद हो, डे डे बिफोर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि डे बिफोर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ लाइक सीपीआई, एनएफपी और एफओएमसी, इससे एक दिन पहले मार्केट में कोई मूवमेंट बेहतरीन नहीं होती, अच्छी मूवमेंट नहीं होती। और अगर होती भी है, बड़ा कोई मूव आता भी है, तो द रीज़न इज के वहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है। तो अब अगले दिन जो मार्केट चलेगी ना, वो उस मैनिपुलेशन के अगेंस्ट जाएगी। ये चीज़ आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये दिन ये होते हैं कि इस दिन आपने ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। बाकी के मैसेजेस मैं बाद में पढ़ता हूँ। बाकी हम मार्केट को देखते हैं। मार्केट है हमारी टोटली बुलिश। अगर यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट होता है, और ऑब्वियसली आज एफईजी क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे आईआरएल टू ईआरएल, हमारा ये भी बुलिश होगा, क्योंकि डीएक्सवाई और इंडाइसेस इस वक्त कोरिलेट प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इस 6 महीने से, प्रीवियस 6 मंथ से ये प्रॉपर कोरिलेट नहीं कर रहा, ये नेगेटिव है। लेकिन आपस में ये दोनों अक्सर ये होता है कि अब ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इंडाइसिस स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास है गोल्ड। बहुत सारे लोग, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मैं इंडाइसिस ट्रेड क्यों करता हूं, इंडाइसिस ट्रेड करने की वजह क्या है, उससे उससे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड भी है यहाँ पर जो आदि इंडिया से है, ठीक है। आदि ज़रा मुझे ये बताना कि हम इंडाइसेस को क्यों ट्रेड करते हैं, हम इंडाइसेस को सबसे ज़्यादा क्यों फोकस करते हैं, गोल्ड पे इतना क्यों नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर ज़रा ना पाकिस्तानी और इंडियन आवाम जो है वो गोल्ड के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, इंडाइसेस का इशू मतलब इंडाइसेस 930 के बाद है ना वन साइडेड मूव देगा। हम्म। गोल्ड का क्या है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है या वन साइडेड भी रह सकता है या सेकंड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो हाँ बेटर है कि इंडाइसेस पर ही फोकस करो मोस्टली। हाँ, और हमें गोल्ड बेसिकली पैसा देगा बट वो कैसा स्विंग ट्रेडिंग में ही मिलेगा आपको। स्विंग ट्रेडिंग में मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग में गोल्ड, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो गोल्ड बेस्ट है इफ़ यू आर अ डे ट्रेडर। अच्छा, गोल्ड ज़्यादातर फंडामेंटली भी चल रहा होता है, बहुत सारे फंडामेंटल्स को एक अच्छे हाँ, तरीके से फॉलो करता है गोल्ड। इंडाइसेस के ऊपर हमें एक, करेक्ट। हम ज़्यादातर न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हैं ना, और हमारे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें एक मूव पता होता है कि यार इस तरीके का मूव आता है 930 के ओपन होने के बाद। गोल्ड क्या करता है, ज़्यादातर फंडामेंटली चल रहा होता है, ठीक है। और हमारे गोल्ड में जितना पैसा आपको दिखता है ना कि हम इतना बना सकते हो, उतना आप लूज भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आपके 10 टिक्स भी, नेस्डेक के अंदर अगर आप 10 टिक्स भी बना रहे हो तो आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट बना सकते हो। तो दैट्स वाई हम लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादातर इंडाइसेस। और जब बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरीके के भी कुछ होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती ना, बताया जाता है। हमारे यहाँ पर कम्युनिटी जो है ना, जितनी भी होती है पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी होती है, वहाँ पर लोगों को रियलिटी नहीं बताई जाती कि यार अगर आप इंडाइसेस को ट्रेड कर रहे हो ना, अब वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंडाइसेस फ्यूचर्स हैं। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इंडाइसेस ट्रेड करता हूँ, वो कहते हैं इंडाइसेस फ्यूचर्स। देखो फ्यूचर्स की मार्केट एक अलग होती है, इंडाइसेस की मार्केट अलग मार्केट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। अच्छा, गोल्ड हो गया, हेलो। हाँ और हेलो। एक हाँ, मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हम्म। अगर आप लोग अगर एनालाइज करोगे ना कि कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है ये सब ऐसा कौन सा एसेट क्लास में, तो आपको 3 से 4 पेयर दिखेंगे। या तो यूरो दिखेगा, जियो दिखेगा, या नेस्डेक नेस्डेक दिखेगा, या गोल्ड दिखेगा। बट मोस्टली अगर मैं एनालाइज करूँ ना 9 आउट ऑफ 10, तो नेस्डेक ही मिलेगा आपको, देख लो।
हाँ, नैस्डैक ही मिलेगा 9:30। अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हो तो नैस्डैक और S&P 500 इन दोनों का मूव आपको देखने को मिलेगा, इंडाइसेस का। ठीक है, तो ये मूव आपको पता होता है कि क्या आना है आपको मूव। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बताया ही नहीं जाता, लोगों को गोल्ड में फंसाया हुआ है हमारे पूरी इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में। और एक्चुअली हमारे यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर भी जितने लोग मौजूद हैं इनमें कोई भी एक्चुअली प्रोफेशनल, जितने भी हमारे यूरोप साइड के ट्रेडर्स हैं उनसे इंटरेक्ट ही नहीं हुआ कभी। ठीक है, द रीज़न इज़ कि इस वजह से वो हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, वो इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो यार एक रियलिटी मैं यहाँ पर शो भी करवाना चाह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कि यार ये देखो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पर जो अभी आदि बात कर रहा है ये भी बहुत सारे यूरोप साइड के जितने भी ट्रेडर्स हैं हमारे, इससे इंटरेक्ट रह चुका है और बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्शन है इसकी भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर जो नहीं बताई जाती, मार्केट को एनालाइज करना और ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि यार न्यूज़ क्या होता है। हाँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार न्यूज़ को ट्रेड करना, अगर हमने न्यूज़ को ट्रेड किया और न्यूज़ के रिलीज़ होते हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमारी एक ही जो है ना एक ही ट्रेड में जो है वो मार्केट ऊपर चले गए तो हम कूल बनते हैं, वी आर कूल। कभी भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर को नहीं देखोगे कि यार न्यूज़ को वो ट्रेड करते हैं, वो पहले देखते हैं न्यूज़ क्या रिलीज हुई। न्यूज़ जब रिलीज होती है, न्यूज़ पहला मूव जो देता है वो मैनिपुलेट करता है और हमारे यहाँ पर लोग उसी मैनिपुलेटिव मूव को कैच करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग, जिसको वो नाम देते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग, हम कर रहे हैं। ठीक है, न्यूज़ के टाइम तो ट्रेड आपको करना ही नहीं चाहिए जब तक न्यूज़ रिलीज ना हो जाए। न्यूज़ रिलीज हो जाए उसके बाद अब देखो कि मैनिपुलेशन डन, स्टॉप हैंड डन, मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, अब हम ट्रेड करेंगे। और हमें जो कैच करना है, आपको कभी भी जो डेली का जो है आपको रिवर्सल कैच करना है। अगर आप डेली का रिवर्सल कैच करते हो, रिवर्सल का एक्सपेंशन कैच करना है। अगर आप एक्सपेंशन कैच कर लेते हो तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल जाता है मार्केट में। और एक्सपेंशन किस दिन होता है? जिस दिन मार्केट के अंदर एक न्यूज़ हो तो एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है मार्केट में। और अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ ना हो तो आपको एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलता है। जब भी हम कहते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करती है, एक्सपेंड ही नहीं हो रही मार्केट, तो हम क्या ट्रेड करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और अभी चीज़ें हमने देख ली बहुत सारी चीज़ें, एनालिसिस जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और अगर मज़ा नहीं आया तो आप मुझे वही बात बॉस, ये सिल्वर पे यूनिकॉर्न बना हुआ है ना, चलो मैं देख के बता देता हूँ। बट सिल्वर पे यूनिकॉर्न कहाँ बना हुआ है ब्रो? कितने टाइम फ्रेम, आप क्या बात कर रहे हो टाइम फ्रेम की? हाँ, 1 आवर पे भी नहीं बना हुआ। 1 आवर पे कहाँ बनेगा? अगर आप हम बात करें तो 1 आवर पे यहाँ बनेगा। स्टॉप हंट नहीं हुआ ना, स्टॉप हंट यहाँ हुआ है, यहाँ पे कहीं स्टॉप हंट नहीं हुआ। ठीक है, स्टॉप हंट का वेट करेंगे। 5 मिनट पे भी कोई यूनिकॉर्न नहीं बना हुआ। और मार्केट का मूव आप देख लो, मार्केट का मूव क्या है, टहल रही है मार्केट यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेड देखो ही नहीं, आज के दिन ट्रेड देखेंगे। हमने इससे पहले भी ट्रेड किया ना, पूरे महीने ट्रेड किया और आपके सामने था रिजल्ट कि हमने कितने आरआर बनाए। आई थिंक सो 22 आरआर के करीब हमारा अचीव हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पे मैंने एग्जीक्यूट किए थे अपने ट्रेड्स को। ठीक है, तो और हमारा यूएस ऑयल में एक एसएल लगा था पूरे वीक। तो इस महीने के भी एंड में हम प्रॉपर एक रिपोर्ट रेडी करेंगे जो भी हम ट्रेड्स लें। अब हमने नेक्स्ट वीक से ज़्यादा एक्टिव होना है। ठीक है, M5 टाइम फ्रेम में नीचे स्टॉप हंट हुआ है, प्लीज़ चेक। सिल्वर के ऊपर M5 में यार मुझे कहीं नहीं दिख रहा यार स्टॉप हंट। कहाँ स्टॉप हंट है? मार्केट तो ये प्रॉपर यहाँ से गई है, यहाँ पर मुझे कोई स्टॉप हंट नहीं दिख रहा, ना बुलिश स्टॉप हंट ना बेयरिश स्टॉप हंट। स्टॉप हंट या तो आपका यहाँ होगा, कोई है स्टॉप हंट नहीं है ब्रो। कहाँ पर है स्टॉप हंट? कहाँ है यूनिकॉर्न ब्रो? कोई यूनिकॉर्न नहीं है यहाँ पर M5 टाइम फ्रेम पे। आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है सो वो मुझसे चैट में पूछ सकता है, अदरवाइज सेशन को ऑफ करते हैं। और मुझे एक रिव्यू ज़रूर देना है आपने कि कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा कि नहीं लगा, चीज़ें समझ आई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकता है। बहुत इंटेंशनली और बहुत डीप जाकर चीज़ों के बारे में आज बात की है मैंने। ठीक है, इतना मैं पब्लिक में भी नहीं करता, यूट्यूब में भी नहीं करता। रीज़न इज़ के यार एटलीस्ट यहाँ के लोग थोड़े से मैच्योर हो जाएं, चीज़ें सीख जाएं। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ अच्छे से बना रहे होते हैं अपना कोर्स और ये सारी चीज़ें कर करके खुद प्रॉफिटेबल नहीं होते, अपनी ट्रांसपेरेंसी शेयर नहीं कर रहे होते, अपना डैशबोर्ड शो नहीं करते, अपने सी ट्रेडर MT5 जो भी नहीं करते। ट्रांसपेरेंट रखें चीज़ों को देखें। अगर आप जिस किसी के पास हो भी तो आप जो है उन चीज़ों को पूछो, क्वेश्चन करा करो उनसे। ठीक है, प्लीज़ एक्सप्लेन स्टॉप हंट ब्रो। स्टॉप हंट बहुत सिंपल है, स्विंग हाई या स्विंग लो आपका रेड होना चाहिए। अब ये स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है? एक ऐसा कैंडल, अगर आप स्विंग लो देख रहे हो तो एक ऐसा कैंडल, एक ऐसा लो जिसके
राइट और लेफ्ट और राइट साइड दोनों लोज जो है वो सेंटर वाले लो से ऊपर की तरफ हो, वो स्विंग लो कहलाता है। और जब तक वो रेड ना हो जाए आपका स्टॉप हंड नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो एक ये हाई है और एक ये हाई है, और बीच वाला कैंडल सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये जो 3 कैंडल को आपको लेना है, और 3 कैंडल में जो सेंटर वाला कैंडल होना चाहिए वो हमेशा आपका एक विक होनी चाहिए उसकी, दैट इज स्विंग लो, और दैट इज स्विंग लो, दैट इज स्विंग हाई। अगर आप यहाँ देखो तो इसको अगर देखो तो ये तो लो है लेकिन ये तो हाई है, लेकिन इसके ऊपर वाला कैंडल इसका इस हाई से भी ऊपर हाई है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन 3 कैंडल को लें, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का हाई, ठीक है, और थर्ड कैंडल का हाई, तो थर्ड और फर्स्ट कैंडल सेकंड वाले कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए, ठीक है। सो किसी का कोई ये क्वेश्चन है, 3 कैंडल लेना है, जो सेंटर वाला कैंडल हो उसका लो, और उसका लो अगर आप स्टॉप लो की तरफ देख रहे हो, स्टॉप लॉस, स्टॉप हंड, तो आपका जो है वो तीसरा कैंडल नीचे की तरफ लो बनाना चाहिए। और अगर आप हाई देख रहे हो, स्टॉप हंड, बाई साइड लिक्विडिटी देख रहे हो, तो आपका जो सेकंड कैंडल है वो ऊपर की तरफ से एक वीक होना चाहिए, और उसके दोनों हाईज, जो दोनों कैंडल के हाईज हैं वो उसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन या सेंड अपने सेशन को हम ऑफ करें? कल हमारा इंपॉर्टेंट है, एनएफपी के बाद हम देखेंगे, अगर मार्केट बनती है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ज़बरदस्ती कोई फोर्स नहीं करते मार्केट को। आप सबको पता है कि हमारे लिए 2 ट्रेड 3 ट्रेड भी हफ्ते के बहुत होते हैं, क्योंकि और बहुत सारे लोग अभी भी हमारे प्राइवेट वाले में होने के बावजूद भी क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली सारी चीज़ों को पता होने के बावजूद ट्रेड को ज़बरदस्ती एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। हमारी कम्युनिटी प्रॉफिट में खड़ी हुई है, प्राइवेट वाली जो भी मेंबर्स हैं हमारे, और हमारे उन्हीं प्राइवेट कम्युनिटी में से कुछ लोग जो होते हैं वो लॉस में होते हैं। आई डोंट थिंक सो। वजह यही होती है कि ओवर ट्रेड, ठीक है, हर किसी के अंदर होता है एक साइकोलॉजी का मसला, लेकिन वक्त से साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें सही करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम टेक केयर। आपने पब्लिक में एक पब्लिक कम्युनिटी जो हमारी है वहाँ पर एक रिव्यू ज़रूर देना है सेशन के बारे में, ताकि हमें पता चले कि हमारा सेशन प्रॉपर था, आप सबको चीज़ें समझ आई, ठीक है। तो इतना मैंने किया, तो आपको थोड़ा सा करना है मेरे लिए भी, कि एक पब्लिक में आपने कुछ रिव्यूज़ डालने के आज का सेशन कैसा था। सो आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम टेक केयर।